अस्सलामुअलैकुम। सीओपीडी हम कर रहे हैं जिसमें हमने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्थमा की, अ वेरी इंपॉर्टेंट सीओपीडी डिजीज़। अब एस्थमा के बारे में आपने क्या याद करना है, ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ ब्रेथलेसनेस, डिस्निया, कफिंग, वीजिंग एंड चेस्ट टाइटनेस। कि अगर इसका एक ट्राइड बनाया जाए तो उसमें क्या होगा, डिस्निया होगा, कफिंग होगा और वीजिंग होगा। अलॉन्ग विद दैट आपको चेस्ट टाइटनेस भी मिल जाती है। इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? कफिंग, वीजिंग एंड ब्रेथलेसनेस। रिलैप्सिंग इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है बिकॉज इसके एपिसोड्स रिकरेंट होते रहते हैं। ये अगेन इसके डेफिनेशन से रिलेटेड है कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवेज है जिसमें इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। अब इम्यूनोलॉजिकल और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से क्या मुराद है, होता क्या है कि एस्थमा के ना ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। आइदर दे कुड बी पोलन, डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी, इन डिटेल हम इस वीडियो में सब लर्न करेंगे। सो उसकी वजह से एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बिगिन होता है कि एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, उसकी वजह से रिएक्शन होता है, आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। अब ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करने के क्या 3 फैक्टर्स हैं जो आपने अच्छे से याद रखने हैं कि एयरवे की सेंसिटिविटी बढ़ जाना टू द स्टिमुलाई, इन्फ्लेमेशन होना ऑफ द ब्रोंकियल वॉल्स और म्यूकस सिक्रीशन होना in response to stimuli. So these are the characteristic features that lead to bronchoconstriction कि म्यूकस बढ़ जाएगा तब भी हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्रोंकियल वॉल की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तब भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स। ये हमारे पास ऑल एजेस में होता है, मोस्टली बच्चों में कॉमन होता है, लेस देन 10 ईयर्स ऑफ एज में। बोथ सेक्सेस आर इक्वली अफेक्टेड। बच्चों में अगर बात की जाए ना, एडल्ट ऑनसेट में तो दोनों सेक्स इक्वली इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन बच्चों में मेल रेशियो थोड़ा ज़्यादा मिलता है हमें। पैथोजेनेसिस ऑफ एस्थमा की अगर बात की जाए तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, नंबर 1 जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ टू टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। बेसिकली 4 टाइप्स की हाइपर सेंसिटिविटी होती है जिसमें जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है दैट इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एस्थमा। क्रॉनिक या एक्यूट एयरवे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, इसके अलावा ब्रोंकिया की हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्टिमुलान। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है या ब्रोंकोस्पैज़म है या ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन है, ये सब ट्रिगर्ड होते हैं कोई फैक्टर से। वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई एयरबोर्न इरिटेंट हो सकता है लाइक स्मोक्स, फ्यूम, डस्ट पार्टिकल्स, कोल्ड एयर हो सकती है, स्ट्रेस या एक्सरसाइज। ये सारे फैक्टर्स ब्रोंकोस्पैज़म कॉज कर सकते हैं। अब हमारे पास एस्थमा की टाइप होती है जिसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप हैं, उनकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं इंडिविजुअली। इंट्रिंसिक नॉन एटोपिक एस्थमा। बेसिकली इस वीडियो में इस स्टार्टिंग में मैं सिर्फ आपकी इसको पैथोजेनेसिस बताती हूँ, फिर इन डिटेल इनके डिफरेंसेस समझाऊंगी इसी वीडियो में, तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो इंट्रिंसिक नॉन एटोपिक एस्थमा होता है दैट इज़ वायरस इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी म्यूकोजा, यानी कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से जो हमारे पास वीगल रिसेप्टर्स का थ्रेशोल्ड था फॉर द स्टिमुलस या इरिटेंट, वो इतना कम हो गया। देखें, जब हमारे पास फॉर एग्जांपल इतनी अमाउंट का इरिटेंट जो होता है वो स्टिमुलेट करता है वीगल रिसेप्टर्स को। अब होगा क्या, वायरल इन्फेक्शन हुआ और ये थ्रेशोल्ड कम होकर इतना हो गया, इतना सा हो गया, हाफ हो गया कि इतना सा भी अगर कोई इरिटेंट होगा तो उसकी वजह से हमारे पास वीगल रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाएंगे, ब्रोंकियल मसल्स या ब्रोंकियल ग्लैंड्स जो होते हैं वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे। सो वो वायरस की वजह से थ्रेशोल्ड ऑफ द वीगल रिसेप्टर्स टू द स्टिमुलस इज़ रिड्यूस्ड। एक्सट्रिंसिक एटोपिक एस्थमा में क्या होगा कि हेल्पर सेल्स टाइप 2 जो होते हैं उनकी एक्टिवेशन होगी। अब ये जो 3 मैंने लिखे हुए हैं हो सकता है आप ये भूल जाएं, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूँ कि इंडिविजुअल इनका जो फंक्शन है वो आपने याद रखना है, क्योंकि ये BCQs में इंडिविजुअली भी पूछा जाता है कि इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 का क्या काम है। उसमें ये तीनों ऑप्शंस दिए हुए होंगे और आपने सेलेक्ट करना होगा स्टिमुलेट IgE प्रोडक्शन। सो आपने ये अच्छे से याद करना है, 4 और 13 IgE प्रोडक्शन करवाते हैं, 5 जो होता है वो यूजिनोफिल्स को एक्टिवेट करवा रहा होता है, 13 म्यूकस प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास साइटोकाइंस के फंक्शंस हैं इन एक्सट्रिंसिक एस्थमा। देन अर्ली रिएक्शन और लेट फेज रिएक्शन की अगर बात करें तो अर्ली रिएक्शन में हमारे पास ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, वेजोडायलेशन हो जाएगी। अब ये सारे फैक्टर्स हो कैसे रहे हैं? मीडिएटर्स की वजह से होंगे जो कि मास्ट सेल्स रिलीज़ करेगा,
जिसमें हिस्टामिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 है। होगा क्या कि जब कोई भी एलर्जन आएगा, ये एलर्जन आया, एलर्जन की वजह से IgE एक्टिवेट हुई, IgE जो होता है वो मास्ट सेल से रिलीज़ करवाएगा किसको, हिस्टामिन को, और हिस्टामिन जो होगा वो हमारे पास करवाएगा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। सो दिस वुड बी द कंप्लीट पाथवे इन अर्ली रिएक्शन। देन वी हैव कि जो एपिथेलियल सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स और रिलीज़ करवाएंगे कीमोकाइन जैसे कि एक्सोटॉक्सिन, कीमो अट्रैक्टेंट, ताकि ये मज़ीद इओसिनोफिल्स और टी सेल्स को रिक्रूट करेंगे और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को एम्पलीफाई करेंगे। सो ये लेट फेज़ में जो होता है वो ज़्यादा सेल्स जमा करना और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को तेज़ करने वाला काम होता है। नाउ हियर वी हैव कि जब हमारे पास रिपीटेडली इन्फ्लेमेशन के एपिसोड्स होते रहेंगे तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगे इन द ब्रोंकियल वॉल, जिन्हें कहा जाता है एयरवे रिमॉडलिंग। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होती हैं? ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स और म्यूकस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो जाना, वैस्कुलरिटी बढ़ना, कोलेजन की डेपोजिशन होना एंड हाइपर म्यूकस सिक्रीशन। देखिए, जब एस्थमा की बात हो ना तो 3 बातें रिपीटेडली घूम फिर के आपके सामने आती रहेंगी। हाइपर सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस, then hyper responsiveness of the bronchial muscle to the stimuli, उसके बाद म्यूकस ग्लैंड की और स्मूथ मसल सेल्स की हाइपरट्रॉफी, साथ ही साथ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होना। सो ये फैक्टर्स आपके सामने बार बार रिपीटेडली पैथोजेनेसिस में सामने आएंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एस्थमा की। जैसे कि मैंने पैथोजेनेसिस में जिक्र किया है एटोपिक एक्सट्रिंसिक एस्थमा का और नॉन एटोपिक इंट्रिंसिक एस्थमा का। पहले उन्हीं दोनों की डिटेल और डिफरेंस बताती हूँ। जो एटोपिक एक्सट्रिंसिक एस्थमा है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एस्थमा होता है। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मैंने आपको बताया था, वन ऑफ द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, वो हमें मिलता है एटोपिक एस्थमा में, जिसमें क्या होगा कि जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होंगे वो हमें इसमें मिलेंगी। ये चाइल्डहुड एडल्ट लाइफ में होती है, फैमिली हिस्ट्री इसमें पॉजिटिव मिलेगी। ट्रिगरिंग फैक्टर्स होंगे डस्ट, पोलन, फूड या इन्फेक्शन, और एस्थमा अटैक जो होगा वो स्टार्ट होगा या प्रोसीड करेगा विद राइनाइटिस, एक्जिमा और अर्टिकेरिया। इसके जब टेस्ट करवाए जाएंगे तो IgE जो होगा वो रेज्ड होगा बिकॉज ये IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, और साथ ही साथ स्किन टेस्ट विद द ऑफेंडिंग एजेंट करवाया जाएगा तो दैट वुड बी पॉजिटिव। व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन हमें मिलेगा इसमें। नॉन एटोपिक एस्थमा की बात की जाए, इंट्रिंसिक एस्थमा, सो दैट बिगिंस इन एडल्ट, चाइल्डहुड, एडल्ट। No family history, there will be a family history. No allergens, there are allergens like dust, pollen, food, infection. So this is the difference कि ना ही इसमें कोई family history है, ना ही कोई allergen और adults में होगा। It is following what upper respiratory tract infection by viruses, rhinovirus, parainfluenza virus, ये सारे। और मैंने इसकी पैथोजेनेसिस में भी बताया था कि ये वायरस इंड्यूस्ड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन है, या कोई एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स आर कॉमन ट्रिगर्स। ये गैसेस के नाम भी आपने याद रखने कि कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स कॉज कर रहे होते हैं। ड्रग इंड्यूस एस्थमा की बात की जाए सो दैट इज पेशेंट विद एस्पिरिन जो होते हैं दैट विल प्रेजेंट विद रिकरेंट राइनाइटिस, नेजल पॉलिप, अर्टिकेरिया एंड ब्रोंकोस्पैज्म। एस्पिरिन जो होता है ना वो वन ऑफ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द एस्थमा होता है एंड इट इज़ अ ड्रग इंड्यूस्ड एस्थमा। A for asthma, A for aspirin के बाद बात करते हैं ऑक्यूपेशनल एस्थमा की। सो दैट आर बेसिकली ट्रिगर्ड बाय फ्यूम्स लाइक एपॉक्सी रेजिन या प्लास्टिक्स। ऑर्गेनिक में या केमिकल डस्ट की बात की जाए तो वुड, कॉटन एंड प्लेटिनियम। गैसेस में टोलिन आ जाती है। दीज आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स एज अ ऑक्यूपेशनल एस्थमा। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं सो देयर विल बी ओवर डिस्टेंडेड लंग्स जो होंगे वो ओवर इन्फ्लेम्ड होंगे, डिस्टेंडेड होंगे, और जबकि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो थिक म्यूकस की वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड मिलेंगे हमें। हिस्टोलॉजिकली 2 फीचर्स आपने लाजमी याद रखने हैं, दैट आर द क्रिशमैन स्पायरल्स एंड द चारकोट लीडन क्रिस्टल्स। BCQs और OSCE में पूछे जाते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम। हिस्टोलॉजिकल पिक्चर्स आ जाती है टू आइडेंटिफाई दैम, मैं वो भी आपको दिखा दूँगी। जो क्रिशमैन स्पायरल्स होते हैं ये कॉइल्ड बेसोफिलिक प्लग्स ऑफ म्यूकस होते हैं जो कि लोअर एयरवेज में बनते हैं और स्प्यूटम में मिलेगा, या फिर अगर ब्रोंकियोअल्वेलर लवाज कर लिया जाए या ट्रैकियल वॉशिंग कर ली जाए तो उसमें मिलेंगे। सो स्प्यूटम या ट्रैकियल वॉशिंग में मिलेगा, और ये बेसोफिलिक प्लग्स ऑफ म्यूकस होते हैं इन द लोअर एयरवेज। चारकोट लीडन क्रिस्टल्स क्या होता है? ये निडल लाइक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे, और ये इओसिनोफिलिक प्रोटीन ग्लैक्टिन 10 से बने हुए होते हैं।
अब ओवरऑल मॉर्फोलॉजी में हमें एयर वॉल की थिकनिंग मिलेगी, सब म्यूकोजल वैस्कुलैरिटी इंक्रीज़ मिलेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन की फाइब्रोसिस मिल रही होती है, ब्रोंकियल मसल्स की हाइपरट्रॉफी, सब म्यूकोजल ग्लैंड और गॉबलेट सेल्स मेटाप्लेजिया ऑफ द एयरवे इंक्रीज़ मिलेगा। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि मैं स्टार्टिंग फ्रॉम द वीडियो आपको बार बार बता रही हूँ कि अस्थमा में ये सारी चेंजेस मिल रही होती हैं। क्लिनिकल फीचर्स और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जो अटैक ऑफ अस्थमा होता है दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय व्हीजिंग, डिस्निया, कफिंग, चेस्ट टाइटनेस। ये वीजिंग और डिस्निया क्यों हो रहा होता है? ड्यू टू द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा होता है, म्यूकस प्लगिंग की वजह से टेपरिंग ऑफ एयर हो रही होती है इन द डिस्टल एयर स्पेसेस और हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स भी मिल रहा होता है। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? बेसिकली क्लिनिकल फीचर का ट्राइड जो आपने याद रखना है वो बता दूं मैं दोबारा से, डिस्निया, वीजिंग, कफिंग और चेस्ट टाइटनेस आपको मिल रही होती है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट्स में आप ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग्स या ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ब्रोंकोथर्मोप्लास्टी भी की जाती है जिसमें थर्मल एनर्जी को यूज़ करके ड्यूरिंग ब्रोंकोस्कोपी जो स्मूथ मसल्स का मास होता है उसे रिड्यूस करना, जो उसकी हाइपरट्रॉफी हुई होती है ना तो उसको रिड्यूस करना, और एयरवे की जो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हुई होती है उसे भी कम किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एस्थमा।